इतिहास की पुस्तकों में जलियांवाला बाग और चौरी चौरा जैसी घटनाओं का वृतांत तो मिलता है, किंतु स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसी कई खौफनाक घटनाएं घटी जो आज भी इतिहास में दफन हैं। जैसे आदिलाबाद का गोंड नरसंहार। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने जब तेलंगाना के गोंड राज्य पर नियंत्रण करना चाहा तो राजकारों के खिलाफ फौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध करने वाले रामजी गोंड ने क्षेत्र के गोंड आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजी सेना के साथ सशस्त्र संग्राम किया और अंग्रेजों को पराजित किया। हालांकि बाद में अंग्रेजी फौज ने हथियारों के बल पर गोंड क्षेत्र में प्रवेश किया और लूटपाट की। अंग्रेजों को सूचना मिली कि रामजी गोंड आदिलाबाद के निर्मल गांव में हैं, तो अंग्रेजों ने उन पर धावा बोल दिया। रामजी गोंड अपने 1000 आदिवासी सहयोगियों के साथ पकड़े गए। उन सबको 9 अप्रैल को एक वट वृक्ष की डाली पर फांसी दे दी गई। यह दुर्योग ही है कि उसके ठीक 3 साल पहले उसी तरह बंगाल के बैरकपुर में एक वट वृक्ष की डाली पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। वह बूढ़ा वट वृक्ष आज भी गौरवशाली इतिहास और स्मृतियों को अंक में दबाए निःशब्द खड़ा है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संथालों ने संग्राम किया था। उन संथालों के संग्राम के बारे में और न ही आदिलाबाद के गोंड नरसंहार के बारे में इतिहास की पुस्तकों में विवरण मिलता है। इसी तरह केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के भूमि कानून के खिलाफ मोपला नरसंहार का पर्याप्त विवरण भी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता। अंग्रेजों के भूमि कानून के खिलाफ मालाबार क्षेत्र के खेतीहर मजदूरों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। वह कानून भूस्वामियों के भूमि स्वामित्व की रक्षा करता था। भूस्वामियों और ब्रिटिश राज के खिलाफ चला वह आंदोलन जारी रहा। उसे मालाबार विद्रोह अथवा मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उस आंदोलन में विद्रोहियों समेत 10,000 लोग मारे गए। मोपला नरसंहार का एक दूसरा आख्यान भी मिलता है। वह यह कि आंदोलनकारी खेतीहर मजदूर मुसलमान थे और भूस्वामी हिंदू। उनके खिलाफ गुस्साए आंदोलनकारियों ने मंदिर तोड़े और मतांतरण कराया। इतिहास की किताबों में नौसैनिक विद्रोह के संबंध में भी वांछित उल्लेख नहीं मिलता। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों में भेदभाव के खिलाफ बम्बई बंदरगाह से भड़का नौसैनिकों का विद्रोह कराची से कलकत्ता समेत 200 ठिकानों और जहाज़ों तक फैल गया था। उस विद्रोह को न गांधी जी का समर्थन मिला और न पंडित नेहरू का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की भांति नौसैनिक विद्रोहियों को भी भुला दिया गया। देश प्रेम से ओतप्रोत ऐसी घटनाओं के बारे में इतिहास की पुस्तकों में कोई विवरण नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह है एकांगी इतिहास लेखन। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल विजय के उपरांत अंग्रेजों ने जो इतिहास लेखन किया वह तत्कालीन शासक के पक्ष में लिखा गया इतिहास था। सभी इतिहासकार यूरोप के थे और जाहिर है कि पश्चिमी प्राच्यवाद और यूरोप के ठिकानों को ध्यान में रखकर भारत में शासितों का इतिहास लिख रहे थे। भारत पर अंग्रेजों के शासन को न्यायसंगत प्रमाणित करना भी उनका एक ध्येय था। इतिहास लेखन को
सांस्थानिक रूप देने के लिए विलियम जोन्स के प्रयासों से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। हालांकि पश्चिमी प्राच्यवाद के आधार पर लिखे गए भारत के इतिहास को काशी प्रसाद जायसवाल, बेनी प्रसाद और आर के मुखर्जी जैसे भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने चुनौती दी और इतिहास लेखन को एक राष्ट्रवादी दृष्टि प्रदान की। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पश्चिमी प्राच्यवाद के आख्यानों को ही नहीं बल्कि कई अन्य धारणाओं को भी खारिज किया। जो इतिहासकार भारत के संग्राम को सिपाही विद्रोह मान रहे थे, उनके मत को विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक ने खारिज किया। दिलचस्प है कि कम्युनिस्ट सोवियत संघ ने भी सावरकर के मत को स्वीकार किया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने संग्राम से संबंधित मार्क्स की रचनाओं का संकलन द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में प्रकाशित किया और उसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम माना। भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का समवेत स्वर में स्वीकार किया कि भारत सदा से अविभाजित रहा है और उसकी स्वायत्तता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वयं को मुक्त करना होगा। अधिकांश इतिहासकारों ने संस्कृतीय आख्यान को स्वीकार किया और भारत विद्या को यूरोपीय खांचे से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों को प्राथमिकता के आधार पर उत्कट बलिदान की उन घटनाओं और तथ्यों को खोजना होगा जो इतिहास में दफन हो गई हैं। उन घटनाओं को पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्यतः शामिल भी किया जाना चाहिए। साथ ही उन ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को कारण और परिणाम की सुव्यवस्थित श्रृंखला में रखकर विवेचित किया जाना चाहिए। जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक इतिहास के कई गौरवपूर्ण तथ्य अनजान बने रहेंगे। सर्वे सुखन्तु सुखिन का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे विलक्षण है, क्योंकि यह पूर्ण मानवतावादी है। इसलिए इसका हर विधान मंगलकारी है। मानवीय संबंधों की जितनी गहराई भारतीय संस्कृति में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ रिश्तों का संबंध एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का होता है। वस्तुतः जिस देश में बच्चे का पहला पाठ मातृ देवो भव और पितृदेवो भव का पढ़ाया जाता है, माता को धरती और पिता को आकाश से भी ऊंचा कहा जाता है, ऐसे संबंध को मृत्यु भी कैसे अलग कर सकती है। इसीलिए वे पितृलोक में निवास करते हुए भी अपनी संतानों की मंगल कामना करते हैं। हम तो प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा को भी अर्घ्य देते हैं, जो ऊष्मा, प्रकाश और शीतलता प्रदान करते हैं। फिर उन पितरों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया। शायद उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। अतः पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है पितृपक्ष। श्रद्धा से दिया गया दान ही श्राद्ध कहलाता है। इसीलिए पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इस काल में लोग अपने पितरों की स्मृति में पूजन एवं तर्पण के अतिरिक्त निर्धन व्यक्तियों को भोजन एवं वस्त्र का दान भी करते हैं। विश्वास है कि यह पितरों को प्राप्त होता है। वस्तुतः हमारी संस्कृति में स्थूल के अलावा सूक्ष्म शरीर को भी स्वीकार किया गया है, जो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता। पितर इसी सूक्ष्म शरीर से पूजन एवं तर्पण को ग्रहण करते हैं। भारतीय संस्कृति समतामूलक संस्कृति है। इसमें ऐसे अवसरों पर दान क्रियाओं का विधान इसलिए किया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
भूखों को भोजन मिल सके। गीता में कहा गया है कि उचित देश काल में उचित पात्र को दिया गया दान सफल होता है। अतः सुपात्र को दिए गए दान से पितर अवश्य संतृप्त होते होंगे। यही तो पितृ पक्ष की सार्थकता है। अपने सत्कर्मों से हमें इस अवसर को और सफल बनाना चाहिए।